हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लेक्चर 1 को, जो कि आरआरबी जेईई के पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने डिस्क्राइब किया था कि आरआरबी जेईई में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते, न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों कंबाइन करके। और पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 1 कवर किया था, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में डिटेल्स सारा कुछ पढ़ लिया था। और आज ये लेक्चर 2 रहेगा, जिसमें हम लोग सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। और नेटवर्क एनालिसिस का जो पोर्शन है वो बेसिक थोड़ा कवर करेंगे, क्या कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट एंड सीपीएम कवर करेंगे। पार्ट एंड सीपीएम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज थोड़ा सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग जो टाइप्स वगैरह हैं वो सारा कुछ देखेंगे। और जो सिलेबस के बारे में बताते हुए कि सिलेबस में आरआरबी जेईई के जो सिलेबस है उसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी हो गया है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। आज शेड्यूलिंग होगा, उसके साथ सीक्वेंसिंग को भी मेंशन किया था, सीक्वेंसिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस, इन दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पार्ट एंड सीपीएम पे रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं पार्ट एंड सीपीएम से। तो पार्ट एंड सीपीएम करने से पहले नेटवर्क एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका ही पार्ट है नेटवर्क एनालिसिस। तो प्रीवियस क्लास में क्या क्या किया है एक बार देख लेते हैं हम, थोड़ा एकदम वन शॉट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। उसमें प्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। प्रोडक्शन इज इनपुट से आउटपुट कन्वर्शन विद द मोस्ट इफेक्टिव वे। प्रोडक्टिविटी पढ़ा था हम लोगों ने। प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट बाय इनपुट। अगर इनपुट को मिनिमाइज करेंगे तो आउटपुट मैक्सिमम होगा। प्रोडक्टिविटी 3 टाइप का हो सकता है, एक प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 1, प्रोडक्टिविटी लेस देन 1 एंड प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 1। प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 1 होगा मतलब आउटपुट ज़्यादा होगा। आउटपुट ज़्यादा होगा तो बिजनेस या इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होगा। ये देखा था हम लोगों ने। प्रोडक्टिविटी इज लेस देन 1 इज इक्वल टू इनपुट ज़्यादा हो जाएगा उस समय, और प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 मीन्स आउटपुट और इनपुट का वैल्यू सेम रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस देखा था, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट देखा था, इनडायरेक्ट कॉस्ट देखा था। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट देखा था। फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद टोटल कॉस्ट देखा था, जिसमें हम लोगों का डायरेक्ट कॉस्ट होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सारा कुछ ऐड होके जो टोटल कॉस्ट होगा उसको ही हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ब्रेक इवन एनालिसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था पिछले लेक्चर में। ब्रेक इवन एनालिसिस था एक एनालिसिस जिसमें हम एक क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की मदद से। ब्रेक इवन पॉइंट जो पॉइंट जिसमें जितना क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज में आ सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज मीन्स जहाँ पे हम लोगों का जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो नो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से। अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे इस साइड तो हमारा बिजनेस या इंडस्ट्री प्रॉफिट में आएगा, और इससे कम अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोगों का ये लॉस होगा। और इसको हम बोलते हैं QBEP, क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट। और ये कॉस्ट एंड क्वांटिटी के ऊपर हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। और इसमें एक होगा फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें ये वाला होगा वेरिएबल कॉस्ट, और ये होगा टोटल सेल। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या था हम लोगों ने देखा था। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था, रेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, जो हम लोगों का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। जो कॉस्ट हम लोगों का जब कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होगा उससे पहले ही हमको वो कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा, उसको ही हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। इसलिए तो ना फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ क्वांटिटी 0 है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है हम लोगों का। उसके बाद हम अगर 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तब भी फिक्स्ड कॉस्ट यहीं पर रहेगा। 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तब भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगा। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसका एग्जांपल हम लोगों को देख सकते हैं कि डिलीवरी कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होगा, डिलीवरी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इंक्लूड होगा।
वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है और फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों मिला के होता है टोटल कॉस्ट। और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मेंशन किए थे कि ये फार्मूला आता ही आता है, डायरेक्ट फार्मूला ही आता है इसमें एग्जाम में, और फार्मूला से क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है। इसमें रहेगा एक क्वांटिटी जो कि है प्रॉफिट में क्वांटिटी कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय एस माइनस वी। यहाँ पे कैपिटल वी हमने मेंशन किया था, कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल वी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एंड कैपिटल एस इज इक्वल टू स्मॉल एस मींस सेल्स पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज है, सो वायर प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन अब यहाँ पे करेंगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एफ बाई एस माइनस वी हो जाएगा, और टोटल सेल इज इक्वल टू एस इंटू एफ बाई एस माइनस वी। तो ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये सारा कुछ देखा था, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ब्रेक इवन चार्ट सब कुछ देख लिया था हम लोगों ने। इसके बाद आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। तो क्या है बेसिक सीक्वेंसिंग, क्या है शेड्यूलिंग, क्या है सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। हम लोगों का जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ काम करने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए सीक्वेंसिंग हमको ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। सीक्वेंसिंग इज टॉकिंग अबाउट द टाइम, द स्टार्ट टाइम, शेड्यूलिंग इज टॉकिंग अबाउट द स्टार्ट टाइम एंड द एंड टाइम, इन दोनों के बारे में बताता है शेड्यूलिंग। एंड सीक्वेंसिंग इज फोकस ऑन द ऑर्डर, द जॉब ऑर्डर, किस ऑर्डर में जॉब जा रहा है मशीन के अंदर, इन शॉप के अंदर, उस ऑर्डर को हम सीक्वेंसिंग कहते हैं, ऑर्डर ऑफ जॉब। शेड्यूलिंग इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। इन सीक्वेंसिंग और शेड्यूल का दोनों का एक ही मोटिव होता है कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना होगा। उसके लिए हमको सीक्वेंसिंग का ऑर्डर ठीक रखना पड़ेगा और शेड्यूलिंग का जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम उसको भी ठीक रखना पड़ेगा। इसके लिए प्रोडक्टिविटी हमका मैक्सिमम होना पड़ेगा। उसके बाद सेटअप ऑफ जॉब्स इन अ सीक्वेंस ऑफ द मशीनिंग। ठीक है, और सीक्वेंसिंग क्या है, सीक्वेंसिंग का जो कुछ बेसिक है वो देख लेते हैं एक बार। सीक्वेंसिंग टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑर्डर। बेस्ट ऑर्डर मतलब अभी बोला था ना कि ऑर्डर ऑफ जॉब्स। अगर जॉब J1 है, J2 है, J3 है, इन 3 जॉब का जो टाइम होगा, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अलग अलग है। तो इन 3 जॉब का कौन सा जॉब पहले मशीन में जाएगा, कि जॉब 3 जाएगा पहले, कि जॉब 2 जाएगा, कि जॉब 1 जाएगा, उस सीक्वेंस, उस ऑर्डर को सीक्वेंसिंग से हम निकालेंगे। उसके बाद टू आइडियल टाइम मिनिमाइज, जो टोटल टाइम रहेगा उसको मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन। यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन मीन्स जो मशीन जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर किसी जॉब का तो J3 का टाइम मेरे को ज़्यादा है, 8 आवर्स है, और J1 का टाइम 2 आवर्स है, अगर J3 को हम पहले जॉब के अंदर से, इन ऑर्डर के मतलब ऑर्डर से जॉब मशीन के अंदर दे देंगे, तो मेरा जॉब जो बाकी का जॉब है J1 एंड J2 का, इस लोगों का वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मशीन हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, मेरी मशीन का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। तो हमको ऐसे ऑर्डर में सीक्वेंस में जॉब को अंदर भेजना पड़ेगा कि हम लोगों का जो मशीन है उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा। तो यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा तभी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, दोनों को मैक्सिमम करना पड़ेगा हमको। और एजम्पशन, क्या क्या एजम्पशन है सीक्वेंसिंग में, ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें है मशीन्स आर अवेलेबल ऑल टाइम। मशीन जो हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री में जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, वो मशीन्स को हमको ऑल द टाइम अवेलेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि अभी ये मशीन अवेलेबल है तो 5 घंटे बाद ये मशीन अभी अवेलेबल नहीं होगा, तो हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, प्रोडक्टिविटी सब कम हो जाएगा। तो मशीन को हर टाइम अवेलेबल होना होगा। उसके बाद ऑल द जॉब्स आर अवेलेबल एट T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 मीन्स जॉब J1, J2, J3, हर एक जॉब को J1, J2, J3 एक एग्जाम्पल है जॉब का। तो ये 3 जॉब को हमको
t इजिकल टू 0 के प्राइमरी टाइम ही अवेलेबल होना होगा, एक ही साथ अवेलेबल होना होगा। ऑल जॉब आर अवेलेबल एट द सेम टाइम। अगर ये नहीं कि पहले हम पकड़ लिए कि जॉब 1 को हम पहले मशीनिंग में भेजेंगे तो ये जॉब 2 जॉब 3 बाद में आ तो भी चलेगा, नहीं, जॉब 1 2 3 3 को एक साथ ही आना होगा, अराइवल टाइम सेम होगा। उसके बाद हम देखेंगे नो जॉब स्प्लिटिंग, कोई भी जॉब स्प्लिट नहीं होगा। अगर कोई मशीनिंग हो रहा है 4 स्टेज में हो रहा है, ठीक है, 4 स्टेज में हो रहा है, 4 स्टेज में होने से दो, पहला मशीन, दूसरा मशीन, तीसरा मशीन और चौथा मशीन। तो अगर मान लीजिए J1 जॉब है, इस दोनों मशीनिंग का हो गया इसमें, लेकिन मैंने क्या किया, 3 नंबर और 4 नंबर को मैंने किया ही नहीं, इसमें मशीनिंग इससे निकाला ही नहीं, तो क्या होगा, जॉब स्प्लिट हो गया। तो जॉब को अगर एक जॉब जा रहा है किसी मशीन के अंदर तो बाकी सारे मशीन के उस टाइम के बाद ही जा एक साथ जाएगा, ठीक है, कोई स्प्लिट नहीं होगा, नो इंटरप्शन, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, एक का होगा तो पूरा ही होगा, उसके बाद जॉब J2 आएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि 5 नंबर प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ईच जॉब इज नोन। पहले बताया था ना कि जॉब J3 8 आवर्स, ये हमको पहले से पता होगा, हर एक जॉब का जो प्रोसेसिंग टाइम है, ये जॉब मशीन के अंदर कितना टाइम तक रहता है, कितना टाइम लगेगा इसको मशीनिंग होने में, ये टाइम हमको पता होना चाहिए। इसका मान लीजिए 2 आवर्स लगेगा, इसको 4 आवर्स लगेगा, इसका 8 आवर्स, ये हमको पहले से पता होगा। उस हिसाब से हमको ऑर्डर सीक्वेंस और ऑर्डर सब हम उसके हिसाब से करेंगे, और बाद में हम देखते हैं डिटेल्स, ये थोड़ा एजम्पशंस वगैरह है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो टाइम टेकन बाय द जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल। अगर एक मशीन यहाँ पे है, मशीन 1 और मशीन 2 यहाँ पे है, और इसका बीच का जो डिस्टेंस है शायद 500 मीटर है, और इसमें 5 मिनट लगता है जाने में, जॉब को इस मशीन से इस मशीन बाय द हेल्प ऑफ द मैन और जो भी है उसको ले जाने में 5 मिनट लगता है, लेकिन ये टाइम हम ये इसमें जॉब में काउंट या ऑर्डर में सीक्वेंस में काउंट नहीं करेंगे, ये नेग्लिजिबल होगा ये वाला टाइम। उसके बाद सेटअप टाइम इज नेग्लिजिबल। कोई भी जॉब या मैन्युफैक्चरिंग करने में, मान लीजिए हम कटिंग करेंगे, एक कटिंग ऑपरेशन होगा लेथ में, तो लेथ में कटिंग होने में लेथ का जो जॉब है, ये जॉब है, इसको फिक्स करना पड़ेगा जॉब में। उसके बाद कटिंग ब्लेड जो होगा उसको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको लगाना होगा, एक सही एंगल देना पड़ेगा। तो ये सब जो टाइम लगा, इसमें भी बहुत टाइम लगता है ना, तो ये जो टाइम है ये भी निग्लिजिबल होगा। उसके साथ जो टाइम एक मशीन से दूसरे मशीन में ले जाने के लिए, ये दोनों टाइम नेग्लिजिबल रहता है। उसके बाद वन जॉब इन वन मशीन एट ए टाइम, एक जॉब को एक मशीन के लिए एक ही टाइम में होगा। जॉब J1 अगर फास्ट मशीन पे जा रहा है कुछ टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए, तो उस टाइम में कोई और जॉब इस मशीन में नहीं जाएगा, उसके बाद T2 में जाएगा, T3 में जाएगा, T4 में जाएगा, ऐसा होगा। इस ड्यूरेशन के बीच में कोई भी और एक जॉब इंटरप्ट नहीं करेगा। ये बेसिक कुछ असम्पशन है। वंस ए जॉब इज स्टार्टेड इट मस्ट बी फुल्ली कंप्लीटेड। जॉब स्प्लिटिंग का मतलब यही है ना, जो आप एक जॉब अगर मशीन के अंदर दे दिए होंगे तो इस जॉब को हम फुल्ली कंप्लीट होने तक नहीं निकाल सकते, नहीं होने तक नहीं निकाल सकते। उसके बाद हम आएंगे सीक्वेंसिंग के नेक्स्ट पे, जिसमें हम देखेंगे कि मेक स्पैन टाइम, MST के बारे में, और जॉब फ्लो टाइम जिसको हम कॉम्प्लीशन टाइम CI के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। MST क्या है, जॉब मेक स्पैन टाइम क्या है, जॉब फ्लो टाइम क्या है, इसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, मेक स्पैन टाइम। मेक स्पैन टाइम, व्हाट इज मेक स्पैन टाइम? मेक स्पैन टाइम इज टोटल टाइम ऑफ मेकिंग द जॉब्स। हर एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम होगा उसको ही हम मेक स्पैन टाइम से डिनोट करते हैं। इसको हम साइकिल टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द टाइम फ्रॉम व्हेन प्रोसेसिंग बिगिन वन द फर्स्ट जॉब इज सेट until the last job is completed। मतलब हमने जो एग्जाम्पल अभी लिया था ना, कि अगर मेरे पास जॉब J1 है, J2 है और J3 है, अगर जॉब J1 का प्रोसेसिंग टाइम 2 आवर्स है, 5 आवर्स है, 4 आवर्स है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम होगा, जॉब 1 का टोटल टाइम लगेगा 2 आवर्स, हर एक मशीन के अंदर जाने के लिए 2 आवर्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास ये डाटा है, ये सब यहाँ पे पढ़ा था ना कि ये डाटा हमको पहले से नोन होगा, तो ये डाटा हमको नोन है, तो ये हमको पता है, J2 का पता है, J3 का पता है।
तो टोटल जो एम एस टी होगा वो 11 होगा। इन हर चीज़ को सम करके टोटल टाइम इज एम एस टी 11 आवर्स। ठीक है, एम एस टी मतलब जो टोटल टाइम ऑफ मेकिंग द जॉब्स, हर एक जॉब को मेक करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा मेरे, उसको ही हम टोटल टाइम बोलते हैं और मेक स्पैन टाइम बोलते हैं, एम एस टी से डिनोट करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनिमाइज द एम एस टी, मतलब हम लोग को एम एस टी तो पता चल गया कि एम एस टी है जो टोटल जो जॉब है J1 J2 J3 इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, इसको टोटल करके हमको मिलेगा कि मेक स्पैन टाइम। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मोटिव ये रहेगा कि इसको हमको मिनिमम करना होगा, एम एस टी को मिनिमम करना पड़ेगा। अगर ये कैसे करेंगे इसका भी आते हैं बाद में। पहले बोल तो दिया कि ये मिनिमाइज होगा तभी प्रोडक्टिविटी, पढ़ा था ना, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होगा, तो कैसे होगा ये बाद में आते हैं। लेकिन बाद में ये देते हैं जॉब फ्लो टाइम। अगर देख लेते हैं जॉब फ्लो टाइम क्या है, जॉब फ्लो टाइम इज कॉम्प्लीशन टाइम, जिसको हम CI से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीशन टाइम मतलब अमाउंट ऑफ टाइम जॉब्स फ्लो इन द सिस्टम और मशीन। It is the total time at which each job spends in the shop। ये क्या बोल रहा था कि टोटल J1 J2 J3 तीन जॉब को करने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल बोला था। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हर एक जॉब के लिए कितना, अगर J1 जॉब है इसके लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, इसके लिए यहाँ पे J1 के लिए 8 आवर्स, ये 8 आवर्स ही है इसका जॉब फ्लो टाइम। इसको हम FT से डिनोट करते हैं, फ्लो टाइम भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लीशन टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए मेरे पास जॉब है, ठीक है, एग्जांपल मेरे पास जो T=0, ये भी पढ़ा था मैंने कि T=0 में हर एक जॉब को प्रेजेंट होना होगा। J1 J2 दोनों प्रेजेंट हो गया, इसका फ्लो टाइम भी हमको नोन है, इसका फ्लो टाइम भी हमको नोन है। ठीक है, मशीनिंग टाइम जो भी, कॉम्प्लीशन टाइम जो भी बोल सकते हैं आप, 8 आवर्स है इसका और इसका है 10 आवर्स। ठीक है, J1 J2 हुआ। CI मीन्स कॉम्प्लीशन टाइम। कॉम्प्लीशन टाइम क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जॉब फ्लो इन द सिस्टम, जॉब सिस्टम के अंदर और मशीन के अंदर जॉब कितना देर रहेगा, फ्लो कितना देर तक करेगा, CI होगा। CI इजिकल टू 8 होगा। किसके लिए बोल रहे हैं हम, जॉब J1 के लिए अभी बोल रहे हैं। ठीक है, J1 जॉब J1 के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जॉब J1 हम फर्स्ट करेंगे। ये मशीन रहेगा हम लोग का, मशीन में पहले J1 जाएगा उसके बाद J2 जाएगा। ठीक है, तो J1 जब जाएगा पहले, तो J1 के लिए हम लोगों का पता है कि मशीनिंग टाइम या जॉब फ्लो टाइम 8, मशीनिंग टाइम 8 आवर्स है, इसको हम पहले से नोन है, तो 8 आवर्स ही CI होगा क्योंकि नो वेटिंग हियर, कोई भी वेट नहीं हो रहा है। J1 आते ही J1 मशीन में घुस जा रहा है। ठीक है, तभी C1 का वैल्यू 8 हो रहा है। और C1 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, अराइवल टाइम, ये सॉरी फ्लो टाइम क्या होता है, फ्लो टाइम इज इक्वल टू CI माइनस AI इज इक्वल टू 8 आवर्स। इसका मतलब क्या हो, CI मतलब हमको पता चल गया कि 8 हुआ। CI मीन्स जो फ्लो टाइम हमको यहाँ पे है, फ्लो टाइम 8 होगा और A इज इक्वल टू अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से अराइवल टाइम T इज इक्वल टू 0 में अराइव हो गया ना, तो 0 हो जाएगा, तभी जो फ्लो टाइम होगा वो 8 आवर्स होगा। उस हिसाब से जब जॉब J2 होगा, J2 में CI इज इक्वल टू 18 आवर्स। 18 आवर्स क्यों हुआ, 18 आवर्स इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेस करने में इसका प्रोसेसिंग टाइम या मैन्युफैक्चरिंग टाइम 10 आवर्स है, लेकिन इसका जो वेटिंग है, वेटिंग टाइम कहाँ से निकाल रहा है, ये वाला जॉब पहले गया ना, ये वाला जॉब, इसमें तो 8 आवर्स लगा, ये टाइम में ये जॉब क्या कर रहा था, वेट कर रहा था ना कि पहले वाला जॉब का अगर पूरा कंप्लीट हो गया फिर ये वाला जॉब जाएगा, J2 जाएगा, तो इसमें 8 आवर्स वेट कर लिया, वेटिंग टाइम इसका 8 आवर्स, तो इसका टोटल CI होगा जो कंप्लीशन टाइम या जॉब फ्लो टाइम होगा, टोटल मशीन के अंदर या प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर कितना देर तक रहा, ये वाला 8 आवर्स के लिए रहा, लेकिन ये वाला J2 18 आवर्स के लिए रहा, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग टाइम या वेटिंग टाइम दोनों इंक्लूड हो रहा है। इसके बाद FI निकालेंगे, FI इज इक्वल टू फ्लो टाइम, फ्लो टाइम का फॉर्मूला CI माइनस AI इज इक्वल टू 18 आवर्स, क्योंकि CI हम लोगों को निकाल लिया यहाँ से, जो वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम, ये वेटिंग टाइम इज 8 आवर्स और प्रोसेसिंग टाइम इज 10 आवर्स। ठीक है, और उसके बाद AI मीन्स अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या था, 0,
80 इज इक्वल टू 0 में तो ये जब J2 भी आ गया था तो 18 आवर्स हो गया। तो ये एक ये डायग्राम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि इट इज़ अ रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट शॉप हैविंग। क्या बोल रहा है कि वेटिंग टाइम, ये वाला जॉब अराइव हो रहा है, यहाँ पे जॉब J1 एंड J2 दोनों इस टाइम पे अराइव हो रहा है t इज इक्वल टू 0 में। इसके बाद यहाँ पे वेटिंग टाइम में क्या हुआ, जॉब J1 प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, तब जब J2 वेट कर रहा था। उसके बाद जॉब प्रोसेसिंग टाइम में क्या हुआ, J2 जब प्रोसेस कर रहा था, ठीक है, J1 तो निकल गया यहाँ से, यहाँ पे स्टार्ट प्रोसेसिंग हो गया और इसमें कॉम्प्लीशन टाइम कंप्लीट हो गया टोटल। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टोटल जो है फ्लो टाइम, ये टोटल को हम टोटल बॉक्स को हम फ्लो टाइम से डिनोट करेंगे। फ्लो टाइम क्या हुआ, CI है यहाँ पे CI है, यहाँ पे AI, तो फ्लो टाइम AF इज इक्वल टू FI इज इक्वल टू CI माइनस AI, कॉम्प्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, टोटल टाइम का कितने में कंप्लीट हुआ कितने में अराइव हुआ, इसको भी बोल सकते हैं। और फ्लो टाइम इज इक्वल टू हम बोल सकते वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, TI इज इक्वल टू WI इज इक्वल टू TI, वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम। यही तो हुआ ना, सेम वेटिंग टाइम भी है, प्रोसेसिंग टाइम हुआ, इसको प्लस करेंगे या यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, सेम ही हुआ, फ्लो टाइम और पर्टिकुलर हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है, इसके बाद इसका ही तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम देखेंगे कि जो FI, ये तो फॉर्मूला हमने किया ना, अभी तो किया कि FI इज इक्वल टू CI माइनस AI इज इक्वल टू WI प्लस TI, कॉम्प्लीशन टाइम से अराइवल टाइम बाद घटाने से हमको फ्लो टाइम मिलेगा, या वेटिंग टाइम से प्लस प्रोसेसिंग टाइम करेंगे तब भी हमको फ्लो टाइम मिलेगा, ठीक है। फ्लो टाइम इज इक्वल टू फ्लो टाइम, अगर हम CI घटा देंगे तो CI अगर घटा देंगे, कॉम्प्लीशन टाइम घटा देंगे तो फ्लो टाइम घट जाएगा। हमको क्या करना है, मेन मोटिव क्या था, हम लोग को यहाँ पे पढ़ा था कि हमको मेन मोटिव क्या होगा, कहाँ गया, मेन मोटिव यहीं पर है ना, मिनिमाइज द मेक स्पैन टाइम, टोटल जो मेक स्पैन टाइम है, टोटल टाइम ऑफ मेकिंग द जॉब, इसको मिनिमाइज करना होगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या क्या देख रहा है कि अगर हम CI को अगर घटाएंगे कॉम्प्लीशन टाइम को, तब FI भी घट जाएगा। अगर हम वेटिंग टाइम, कॉम्प्लीशन टाइम को हम घटा नहीं सकते, ठीक है, कॉम्प्लीशन टाइम में जितना टाइम में हमको जो जॉब कंप्लीट हो रहा है उसको हम घटा नहीं सकते। किसका, किसी का तो एक पर्टिकुलर जो हम नोन बोल रहे थे, किसी का पर्टिकुलर प्रोसेसिंग टाइम तो हम लोग का नोन है, तो वो घटा नहीं सकते कि, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वेटिंग टाइम को घटा सकते। बोला था कि J2 जॉब हमको 8 आवर्स वेट कर रहा है, तो ये वेटिंग टाइम इसको हम कम कर सकते हैं। क्या, कैसे कम कर सकते हैं वो बाद में देंगे, लेकिन अगर हम वेटिंग टाइम को कम करेंगे तब भी हम लोगों का क्या होगा, FI कम हो जाएगा, ठीक है, FI कम होगा। ये तो हमको टोटल प्रोसेसिंग टाइम ये भी नहीं कम कर सकते हम, तो इसको कम करने से भी FI कम हो जाए। नोट क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द जॉब्स आर रेडी इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0, तब F इज इक्वल टू CI। तो वही तो कर रहे हैं ना हम लोग, क्या बोले, जॉब अगर T इज इक्वल टू 0 में हर एक जॉब अवेलेबल हो जाएगा तो FI इज इक्वल टू CI। तो यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, FI इज इक्वल टू CI माइनस AI तो हम 0 पर कर रहे हैं क्योंकि 0 में हम लोगों का सबका जॉब अवेलेबल हो रहा है, तो AI इज इक्वल टू CI माइनस AI इज इक्वल टू 8 आवर्स हो गया, ठीक, ये नोट इम्पॉर्टेंट है। अगर जॉब और सब जॉब T टाइम में रेडी हो गया तो FI इज इक्वल टू CI टाइम पर AI का कोई ये नहीं है, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, AI इज इक्वल टू 0। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम, इसको हमको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द मीन कंप्लीशन टाइम, इन दोनों चीज़ों को हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि नोट पे क्या लिखा है, इन सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग प्रॉब्लम वी डील विद द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दो टाइप का होता है, ठीक है, एक तो फिनिश इन्वेंट्री होता है, फिनिश्ड इन्वेंट्री, और एक होता है वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। फिनिश इन्वेंट्री मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, फिनिश्ड एकदम है, अभी डिलीवरी के लिए रेडी है,
उस इन्वेंट्री से हम ये सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग प्रॉब्लम के लिए ये इन्वेंट्री नहीं होता है। जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, जो प्रोसेस अभी हो रहा है, एक मशीन से दूसरे मशीन में जा रहा है, वर्क इन प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उस इन्वेंट्री के लिए हम सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम के लिए ये वाला इन्वेंट्री डील करते हैं। उसके बाद ये वाला ही है। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जो हम बोल रहे थे ना कि प्रोसेसिंग टाइम है कि कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम, वेटिंग टाइम, एक एग्जाम्पल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, जॉब है, ठीक है। जॉब का नाम दिया है PQRST। नॉर्मली एक जॉब का एक नाम दिया है रैंडमली। उसके प्रोसेसिंग टाइम तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि प्रोसेसिंग टाइम हम लोग का नॉन होगा। इसका 5 आवर्स है, इसका 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, और 2 आवर्स है, 1 आवर्स है। ये सब हम लोगों का दिया हुआ 5 जॉब है टोटल। तो पेंडिंग जॉब, तो हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग जॉब, अगर हम इस जॉब को, जो जॉब है प्रोसेसिंग टाइम में, इसको हम 2 केस में भाग करेंगे, ठीक है। एक केस 1 होगा जहाँ पर देखेंगे हम जॉब को ऐसे रैंडम ऑर्डर में भेज रहे हैं मशीनिंग के लिए, ठीक है। मशीनिंग मतलब ये जो है ना, जो शॉप में इसको रैंडम ऑर्डर में भेज रहे हैं, ठीक है। तब कितना टाइम लग रहा है लेकिन अब जब एक सीक्वेंस में जिसका वेटिंग टाइम कम करके बोला था ना कि वेटिंग टाइम हमको कम करना पड़ेगा तभी फ्लो टाइम कम हो जाएगा। तो वेटिंग टाइम कम कैसे कर सकते हैं, इसको ही देखेंगे। मान लीजिए लेट द ऑर्डर इज, जो हमको दिया था हमने वही ऑर्डर पकड़ लिया, ठीक है। कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं किया, ऐसे ही दिया था तो ऐसे ही ले लिया, ठीक है। जहाँ पर पहले 5 आवर्स है, 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 2 आवर्स है, 1 आवर्स है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लीशन टाइम। कॉम्प्लीशन टाइम में क्या है, ये है वेटिंग टाइम और ये है हम लोग का फ्लो टाइम, ठीक है। ये है वेटिंग टाइम, ये है फ्लो टाइम, मतलब TI बोल लिया हम, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। P इज इक्वल टू 5, प्रोसेसिंग टाइम 5 आवर्स। इसका वेटिंग तो नहीं है, पहले ये जा रहा है, ठीक है। अगर एक मशीन है, ये मशीन में है, ये मशीन है, ठीक है। मशीन में पहले P जा रहा है, ठीक है। उसके बाद Q जा रहा है, उसके बाद R जा रहा है, उसके बाद S जा रहा है, उसके बाद T जा रहा है। तो P के लिए कोई वेटिंग टाइम नहीं, P तो पहले जा रहा है, तो 5 ही इसका प्रोसेसिंग टाइम है और कॉम्प्लीशन टाइम ही 5 होगा। इसके साथ प्रोसेसिंग टाइम ऐड करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। उसके बाद Q जा रहा है, Q के लिए प्रोसेसिंग टाइम 2 है, लेकिन ये Q यहाँ पे 5 घंटे यहाँ पे वेट कर लिया, तो इसका 5 घंटा वेटिंग टाइम ऐड होगा, उसके साथ प्रोसेसिंग टाइम होगा। इसके लिए फ्लो टाइम ऑफ Q इज इक्वल टू 7 आवर। सेम R का प्रोसेसिंग टाइम हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 3 आवर्स, उसके साथ 7 आवर्स, और इसका जो वेट किया है इसको दिया है, और उसके साथ 3 आवर्स कॉम्प्लीशन टाइम, टोटल 10 आवर्स। उसके बाद एस के लिए 2 आवर्स प्रोसेसिंग टाइम, सिमिलरली 10 आवर्स इसका वेटिंग टाइम प्लस 2 आवर्स इसका प्रोसेसिंग टाइम, टोटल जो हुआ 12। इसका फ्लो टाइम हुआ, फ्लो टाइम ऑफ एस इज टोटल 12, और टी के लिए 1 आवर्स। तो ये एग्जाम्पल देखिए कि टी के लिए 1 आवर से केवल इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पी में 5 घंटा लगेगा, 2 घंटा, लेकिन ये 1 घंटा करने के लिए इसको 12 घंटे वेट करना पड़ेगा। कि ये इफेक्टिव है, ये तो नहीं है ना, तो इसका 12 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो इसका होगा फ्लो टाइम टोटल 13 घंटे बाद इसका टोटल फ्लो कंप्लीट होगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा। तो इसको हम 13 को हम MST बोलते हैं। टोटल ऐड होके ये 10 से 2 ऐड होगा 12 होगा, 12 से 2 ऐड होगा 13 होगा, 13 को हम टोटल हमें स्पैन टाइम बोल रहे हैं। उसके बाद केस 1 हम रैंडम ऑर्डर जो दिया था हम वही पकड़ के कर लिए, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे कि MST इज इक्वल टू 13 आ रहा है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या होगा। केस नंबर 2 न्यू ऑर्डर, हमने देखा कि ये वाला कि एक टी के लिए 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसमें वेट कर रहा है 12 घंटा, तो ये प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है। तो हमने क्या क्या न्यू ऑर्डर किया अपने आप से, जहाँ पे हमको ये नया ऑर्डर मिला TSQPRP। पहले हम प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से पहले हम टी को भेजेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मशीन है, ठीक है, ऐसे नहीं, ये वाला पहले हम किसको भेजेंगे, टी को भेजेंगे, उसके बाद किसको भेजेंगे, एस को, उसके बाद किसको भेजेंगे, क्यू को, उसके बाद आर को, और उसके बाद पी को। यहाँ पे मशीन है, ठीक है। हम प्रोसेसिंग के टाइम के हिसाब से भेज रहे हैं, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना कम है उसको पहले भेज रहे हैं। इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है,
2 है, 3 है, 4। ये डाटा सेम ही डाटा, यही वाला डाटा इसमें दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जॉब जो है जॉब का सीक्वेंस को चेंज किया, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना कम है उसका पहले लिख दिया। तभी हम एक चीज़ को देखेंगे कि अगर T1 के लिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 वेटिंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम 1 हुआ। इसका 1 + 2 3, 3 + 2 5, 0 इज वेटिंग टाइम और 1 इज प्रोसेसिंग टाइम। फ्लो टाइम सबका निकला, लेकिन क्या देख रहे, फ्लो टाइम हम चेंज करने से भी जो MST है, मेक स्पैन टाइम, वो चेंज नहीं हुआ, वो 13 ही हुआ। यहीं पर भी 13 हुआ, वहीं पर भी 13 हुआ, तो क्या हुआ। तो ये यहाँ से एक चीज़ में हम आ सकते हैं कि इफ़ द मशीन द सिंगल मशीन, एक सिंगल मशीन के लिए MST ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम सीक्वेंस भी चेंज कर लेंगे, ठीक है, सीक्वेंस भी चेंज कर लेंगे, कुछ ऑर्डर भी चेंज कर लेंगे, लेकिन जो MST है, मेक स्पैन टाइम, टोटल जॉब का, हर एक जॉब का जो टोटल करने का जो टाइम होगा वो सेम ही रहेगा। अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे, कुछ ना करेंगे, तब भी सेम ही। लेकिन ये करने का एक तो फ़ायदा मिला ना, कुछ तो फ़ायदा हुआ। यहाँ पे तो मेक स्पैन टाइम तो कांस्टेंट निकल गया, लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन आया, फॉर ए सिंगल मशीन प्रॉब्लम व्हेनेवर मे बी द ऑर्डर ऑफ द MST इज कांस्टेंट। MST कांस्टेंट होगा, लेकिन जो टोटल फ्लो टाइम है ये डिफरेंट होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। MST तो कांस्टेंट आ गया ना, MST इज टोटल फ्लो, टोटल टाइम था जो है मिक्स स्पैन टाइम, लेकिन अगर इस सबको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 47। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे ना तो ये आएगा 30। तो इसमें डिफरेंस देख रहा है हमको, जिसमें 47 आवर्स आ गया, इसमें 30 आवर्स आ गया। MST का तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो टोटल फ्लो टाइम सब जॉब का हम मिला के जो ऐड करेंगे टोटल होगा जब, तब केस 1 में हम क्या देख रहे हैं, 47 आवर्स डे जो भी बोल सकते हो उस वो आ गया, और टोटल फ्लो टाइम ऑफ केस 2 इज इक्वल टू 30 डेज और आवर्स। जस्ट बाय चेंजिंग द सीक्वेंस टोटल फ्लो टाइम इज चेंज। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जब यहाँ पे दिया था, जो भी हम लोग का चार्ट में दिया हुआ पहले से, वही पकड़ के हम लोग कर रहे थे, तब हम लोगों को क्या है 47 आया सा। लेकिन हम थोड़ा क्या किया, उसका प्रोसेसिंग जो ये था प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमाइज से मैक्सिमम करके जब हम किया, पहले एक छोटा जिसको कम टाइम लगेगा वो पहले दिया, उसके बाद जो उससे ज़्यादा ये वाला करके क्या हुआ, टीका जो पहले लग रहा था, टीका अब क्या लग रहा है, टोटल फ्लो टाइम 1 लग रहा है, लेकिन टीका पहले का कितना लग रहा था, 13 लगा, क्योंकि उसका 12 घंटे का वेटिंग टाइम लग रहा था ना। तो इन सब को हम सिक्वेंसली ऑर्डर करके ऐसे कर रहे हैं कि उसका टोटल फ्लो टाइम 30 हो जा रहा है। तो सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं हम, टोटल फ्लो टाइम को कम कर सकते हैं। और टोटल फ्लो टाइम कम कर कैसे किया, यहाँ से यही तो आया ना कंक्लूजन, टोटल फ्लो टाइम हम कम कर लिए ऑलरेडी। कैसे किया, वेटिंग टाइम को कम करके। वेटिंग टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसमें वेटिंग टाइम बहुत कम है, क्योंकि कॉम्प्लीशन टाइम तो सेम है ना, ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, लेकिन वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसमें वेटिंग टाइम बहुत कम है। और एवरेज फ्लो टाइम इज इक्वल टू टोटल फ्लो टाइम, इसको पता है, जो टोटल जो फ्लो टाइम उसका नंबर ऑफ जॉब्स के कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज फ्लो टाइम आ जाएगा। उसके बाद केस 2 में क्या आ रहा है, केस 2 में आ रहा है कि 30 कितना दिन में हुआ, और केस 1 में ऐसा जो एवरेज फ्लो टाइम हम निकालेंगे तब टोटल फ्लो टाइम अगर 47 आया, उसके बाद नंबर ऑफ 5 जॉब्स हैं तो टोटल फ्लो एवरेज फ्लो टाइम होगा, हर एक जॉब का फ्लो टाइम 9.8 होगा। अगर केस 2 में हर एक जॉब का, यही देख रहे हैं, हर एक जॉब का 6 डेज या 6 आवर्स है। डिफरेंस आया ना यहाँ पे। तो रिड्यूस द चेंजिंग द सीक्वेंस, जस्ट चेंजिंग द सीक्वेंस, जस्ट चेंजिंग द सीक्वेंस। हम क्या किया, एवरेज फ्लो टाइम इसको भी कम कर दिए, टोटल फ्लो टाइम जो है उसको भी कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं ड्यू डेट एंड मिनिमाइज ऑफ टार्डी जॉब्स। टार्डी जॉब एंड ड्यू डेट के बारे में देखेंगे, जिसमें ड्यू डेट क्या होता है, DI से डिनोट करते हैं। ड्यू डेट इज द टाइम एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड एंड डिलीवर। एक डेट है जिसमें हम एक जॉब को फिनिश्ड करेंगे, उसको डिलीवर भी कर देंगे, उसको हम ड्यू डेट बोलते हैं।
तो अवॉइड डिले, डिले अवॉइड करने के लिए हम ड्यू डेट को इस्तेमाल करेंगे और ड्यू डेट को हम डी आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। ड्यू डेट और ड्यू टाइम दो भी बोल सकते हैं। तो ड्यू डेट मीन्स दैट टाइम एक्सपेक्टेड टू फिनिश्ड एंड डिलीवर, जो भी एक जॉब होगा उसको फिनिश्ड एंड डिलीवर करने का जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा उसको ही हम ड्यू डेट बोलते हैं और ड्यू टाइम बोलते हैं, जो भी है। और नोट करें कि ईच जॉब हैज़ इट्स ड्यू डेट इज नोन टू अस, जैसे कि हम पहले देख रहे हैं कि प्रोसेस टाइम जो है, प्रोसेस टाइम ये भी नोन होगा हम लोग, ड्यू डेट ड्यू टाइम ड्यू डेट ये भी नोन होगा हम लोग के लिए। यहाँ पे दो टर्म आएगा, एक है टार्डीनेस, एक है हार्डलीनेस। तो इसमें क्या है टार्डीनेस, क्या है हार्डलीनेस, ये देखेंगे हम लोग। टार्डीनेस, लेटनेस, लेटनेस का एक फॉर्मूला है सी आई माइनस डी आई, ठीक है। लेटनेस इज इक्वल टू सी आई माइनस डी आई। सी आई हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीशन टाइम, और डी आई इज इक्वल टू ड्यू डेट, अभी पढ़ा ड्यू डेट। तो सी आई कॉम्प्लीशन टाइम माइनस ड्यू डेट इज इक्वल टू लेटनेस। अगर ये लेटनेस, लेटनेस मीन्स सी आई माइनस डी आई, ये अगर पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कैसे होगा, पॉजिटिव मीन्स सी आई ग्रेटर देन होगा, सी आई ग्रेटर देन डी आई, सी आई ग्रेटर देन डी आई, सी आई ज़्यादा होगा तभी तो डी आई, ये लेटनेस पॉजिटिव हो जाएगा ना, तब डिले विल ऑकर, तभी एक डिले आएगा। हम लोग का जो जॉब कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी एक टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना कि मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन वो टाइम हम लोगों का डिले हो जाएगा अगर कॉम्प्लीशन टाइम ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट से कैसे ज़्यादा हो जाएगा, ड्यू डेट हम लोग का एक्सपेक्टेड डेट दे दी है कि हम लोग का 5 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीशन टाइम मीन्स जो जॉब कंप्लीट होने का जो टोटल टाइम लगेगा वो देख रहे हैं कि ड्यू डेट से ज़्यादा हो रहा है, ड्यू डेट से ज़्यादा हो रहा है, तभी डिले आ जाएगा ना, तभी डिले आ जाएगा। कॉम्प्लीशन टाइम ड्यू डेट से ज़्यादा हो गया तो डिले आ जाएगा। सिमिलरली ड्यू डेट अगर कॉम्प्लीशन टाइम ड्यू डेट से पहले हो गया तो अर्लीनेस हो गया। अर्लीनेस मैंने पहले हो गया, एक जॉब टाइम से पहले हो गया, और डिले मीन्स जॉब जो टाइम था एक्सपेक्टेड टाइम से उससे उसके बाद हुआ, इसको ही हम टार्डीनेस बोलते हैं। टार्डीनेस मैंने डिले विल ऑकर एंड अर्लीनेस मीन्स अर्ली विल मैंने पहले पहले हो गया उसको। इन दोनों चीज़ में एक तो टार्डीनेस और एक है अर्लीनेस। ये टार्डीनेस भी अच्छा नहीं है, तो हम लोगों को लगता है कि अगर टार्डीनेस तो बुरा है ही, क्योंकि वो जॉब एक टाइम के है, एक ड्यू डेट फिनिश और डिलीवरी का, एक कस्टमर को हमने टाइम दिया है कि 5 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन मेरा लग रहा है 7 दिन, ठीक है। 5 दिन टाइम दिया है लेकिन 7 दिन लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन अर्लीनेस तो सही है ना कि अर्लीनेस पहले पहले हम कर रहे हैं, सो जो जितना टाइम दिया 5 दिन का टाइम दिया हम 3 दिन में कर रहे हैं, तो ये सही रहेगा। लेकिन नहीं, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी तो नहीं है, क्योंकि इस दोनों में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। कैसे कॉस्ट, व्हेन ए जॉब इज कंप्लीटेड आफ्टर द ड्यू डेट, व्हेन इज जॉब इज आफ्टर द ड्यू डेट, यही बोला ना टार्डीनेस, जो ड्यू डेट से आफ्टर द ड्यू डेट, तब भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। कैसा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेट डिलीवरी। लेट डिलीवरी मीन्स हम लोग का अगर 5 तारीख को डेट है, 5 दिन बाद डेट है, तब हम लोग का जो डिलीवरी होगा कुछ होगा, उसमें हम लोग सारा कुछ हिसाब से करके उसका कुछ प्लानिंग किया होगा। लेकिन हम लोग का अगर 7 से 5 दिन से 7 दिन हो गया तो हमको एक डिले हो जाएगा। डिले में लेट डिलीवरी, उसे जो डिलीवरी चार्जेस है, ट्रैवल कॉस्ट, इसको हम बढ़ाना पड़ेगा, उससे हमको थोड़ा नुकसान तो होगा ना। तो टार्डीनेस में क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा चार्जेस करेगा ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी में, ठीक। ये तो नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, जो कस्टमर के साथ जो अच्छे जो बॉन्डिंग है वो अच्छा नहीं रहेगा ना। अगर 5 दिन का टाइम 7 दिन में दे रहे हैं तो कस्टमर बिहेवियर तो अच्छा नहीं रहेगा। तो और हार्डलीनेस में क्या हुआ, हार्डलीनेस में कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। मान लीजिए कि मेरा 5 दिन का टाइम था कि 5 दिन बाद हम लोगों का डिलीवरी देना है, ठीक है। तो 5 दिन में ड्यू डेट 5 इज इक्वल टू ड्यू डेट हमने पकड़ लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, कॉम्प्लीशन टाइम इसको 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। 2 दिन मेरा पहले हो गया, लेकिन ये 2 दिन हमको क्या करेगा, हमको कस्टमर को तो 5 दिन बाद ही देना है, तो हमको ये 2 दिन इस जॉब को
और इसको हमको इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा, अपने खुद का इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा। इस इन्वेंट्री में हमारा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अगर हमारा खुद का इन्वेंट्री है तब भी एक चार्जेस लगेगा। अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, ठीक है, जहाँ जिसमें हम आइस में या बर्फ़ में रखते हैं कुछ मछली वगैरह, तो उसको हमको अलग से एक रेफ्रिजरेशन का चार्जेस वगैरह, कूलिंग के चार्जेस वगैरह लगेगा ना। तो ये जो चार्जेस है ये तो हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है ना इस प्रोडक्टिविटी से। तो ये जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तभी आया जस्ट इन, इस दोनों को हटाने के लिए एक टर्म आया जिसको बोलते जस्ट इन टाइम, जिसको हम बोलते JIT। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जस्ट इन टाइम अप्रोच मतलब हमको ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है कि 5 दिन का काम 3 दिन में हम निपटा के 2 दिन हम इन्वेंट्री में रख देंगे, तब मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा, मेरा टोटल कॉस्ट भी इंक्लूड हो ज़्यादा हो जाएगा। और टार्डीनेस हो जाएगा कि आफ्टर ड्यू डेट से बाद में हम कर रहे, उसके लिए हमको जो कस्टमर गुड विल वो भी लॉस्ट हो जाएगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जस्ट इन टाइम, ना ज़्यादा ना देरी, 5 दिन का बाद हमको देना है तो 5 दिन के बाद ही हम देंगे। ऐसे ही हम सेटअप करेंगे कि 5 दिन बाद ही वो डिलीवरी हो जाए और कस्टमर के पास पहुंच जाए। तो इसको हम जस्ट इन टाइम अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो ये टार्डीनेस भी अप्रोप्रिएट नहीं है और हार्डलीनेस भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंसिंग के 4 रूल्स। इतना तो हम देख रहे थे कि सीक्वेंसिंग में कैसे क्या बेसिक वगैरह देख रहे थे क्या होता है कि, लेकिन इसमें से ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप देखेंगे सीक्वेंसिंग के 4 टाइप्स, क्या क्या 4 टाइप्स है सीक्वेंसिंग के। एक SPT रूल है। SPT रूल मीन शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना शॉर्ट होगा उसको पहले करेंगे। पहले ही हम लोग ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ले चुके हैं कि जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना शॉर्ट होगा उसको पहले करेंगे। उसके बाद EDD रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट, मतलब जिसका ड्यू डेट, जिसका डिलीवरी डेट सबसे पहले होगा उसको पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आएंगे शॉर्टेस्ट रूल, STR रूल, स्लैक टाइम रिमेनिंग। स्लैक टाइम रिमेनिंग में मतलब जिसका स्लैक टाइम जितना कम होगा उसको पहले करेंगे हम। उसके बाद क्रिटिकल टाइम, ये देखेंगे बाद में। तो पहले हम ये दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम या और EDD क्या है, अर्लीस्ट ड्यू डेट। शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम मीन्स SPT रूल, शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम। नाम से ही पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल जॉब सीक्वेंस इज फॉर्म इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोसेसिंग टाइम। इंक्रीजिंग ऑफ देयर ऑर्डर इन देयर प्रोसेसिंग में जिसका टाइम मिनिमम होगा, जिसको कम टाइम लग रहा है उसको पहले करेंगे, जिसका टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको हम बाद में करेंगे, मैक्सिमम को लास्ट में करेंगे, ठीक है। SPT रूल्स मीन शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना शॉर्ट होगा उसको पहले करेंगे, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना ज़्यादा हो उसको उतना लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसका ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक एग्जांपल दिया, इसको भी देख लेते हैं। एग्जांपल है, जॉब है ABCDE है। एग्जांपल प्रोसेसिंग टाइम 11 आवर्स, 3 आवर्स, 7 आवर्स, 1 आवर्स, 6 आवर्स है। तो इसमें क्या कौन सा आगे होगा, D वाला पहले होगा क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम कम है। उसके बाद B होगा, उसके बाद ECFA। तो मशीन है, मशीन के अंदर पहले D जाएगा, फिर B जाएगा, उसके बाद E जाएगा, CFA। प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम इस तरह इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से हम मशीनिंग के अंदर हम डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का जो वेटिंग टाइम वगैरह ये सब कम हो जाएगा। तो ये पहला रूल है SPT रूल मीन शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना कम होगा उसको पहले करना, टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम। मेन मोटिव एक ही है, रिड्यूस द वेटिंग टाइम। जैसे कि फ्लो टाइम हमारा मिनिमाइज हो, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, ठीक है। EDD रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट मतलब जिसका मेरा ड्यू डेट, जिसको मेरा डिलीवरी पहले है, जिसका मुझे पहला डिलीवरी है उसको पहले करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कि RRB JEE 3 फॉर्म, ठीक है। RRB JEE, SSC JEE एंड स्टेट JEE 3 फॉर्म से मुझे तीनों को फिल करना है।
लेकिन तीनों को फिलिंग टाइम मेरे को दे दिया है कि इस RRB जेई को फिल करने में 70 मिनट्स लगता है, SSC जेई को फिल करने में 35 मिनट्स है ना, स्टेट जेई को 15 मिनट में, इससे ज़्यादा कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन अगर हम SPT रूल से करेंगे तो ये क्या करेंगे, पहले स्टेट जेई करेंगे फिर SSC जेई करेंगे, लेकिन तो उसके बाद RRB जेई कर लेंगे, क्योंकि पहले क्या पढ़ा था कि जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना कम हो उसको पहले करेंगे, उसके बाद लास्ट में जिसका ज़्यादा होगा उसको वो करेंगे। लेकिन नहीं, ये लास्ट डेट मीन्स ड्यू डेट ये मेंशन है हम लोगों का। ये जब मेंशन रहेगा तब क्या है, क्या देख रहे हैं जी, ये फॉर्म ये वाला आ रहा है SSC जेई का फॉर्म 17 फरवरी को बंद हो जाएगा। इस ये 19 जनवरी को इसका लास्ट डेट है और 2 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो पहले अब कौन करेगा, अब हम 19 जनवरी जिसका पहले है वो करेंगे जी। भले इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है इससे, लेकिन हम ये वाला पहले करेंगे किसका, इसका ड्यू डेट और उसका डिलीवरी डेट लास्ट डेट सबसे पहले है। उसके बाद हम ये वाला करेंगे, इसका ज़्यादा होगा फिर भी हम इसका करेंगे, इसका इससे ज़्यादा पहले ये वाला है और थर्ड में ये करेंगे। उसके बाद क्या देंगे एग्जाम्पल, यूजिंग SPT एंड ETT रूल फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑल्सो MST टोटल फ्लो टाइम। ये देखेंगे एक न्यूमेरिकल्स के हिसाब से देखेंगे क्या क्या कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखते ये तो ये समझ में आ गया ना। तो ये शॉर्टेस्ट प्रोसेस जिसका प्रोसेसिंग टाइम जितना कम होगा वो पहले जाएगा, और अर्लीस्ट डेट जिसका लास्ट डेट या डिलीवरी डेट पहले है उसको पहले करेंगे, उसके बाद जिसका लास्ट है उसको लास्ट में करेंगे। सिंपल टर्म्स, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एग्जाम्पल एक देखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम देखें ABCD 3-5 जॉब्स है, सबका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है इसमें। प्रोसेसिंग टाइम में हम देखेंगे ड्यू डेट भी दिया है, ठीक है, ड्यू डेट भी हम लोगों को दिया हुआ है। तो बाय द SPT रूल से हिसाब से अगर हम करेंगे, SPT रूल्स मीन शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, तो इस हिसाब से करेंगे जिसका पहले होगा उसको पहले देंगे, ठीक है। इसको पहले 1 को पहले C पहले जाएगा, C का 2 आवर्स है, उसके बाद B जाएगा, A जाएगा, D जाएगा और E जाएगा। E का सबसे ज़्यादा है शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, और यहाँ पे मशीन है, ठीक है, मशीन में C पहले D पहले। और उसके बाद हम देखेंगे सेम ही है, लेकिन ये वाला क्या सीक्वेंस के ऑर्डर में, सीक्वेंस में हम प्रोसेसिंग टाइम के सीक्वेंस में हम इसको रखा है। C को पहले 2, 3, 5, 8, 10 इन सीक्वेंस में हम रखा है कि प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखें। इसका ड्यू डेट हम नोन है, इसको जस्ट अरेंज किया है इसमें। और फ्लो टाइम ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ्लो टाइम में जो हम वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो आया, ये क्या आया, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं MST मेक स्पैन टाइम, तो इसमें MST आ गया 28। दे सकते हैं ये एग्ज़ाम में, नहीं देने का चांसेस ज़्यादा है, फिर भी हम देख लेंगे थोड़ा। टोटल फ्लो टाइम मीन्स हम हब को ऐड करेंगे तो 63 होगा। एवरेज फ्लो टाइम मीन्स टोटल फ्लो टाइम बाय नंबर ऑफ जॉब्स। टोटल टार्डीनेस मीन्स हमने क्या पढ़ा था, टार्डीनेस मीन्स एक बार देख लेते हैं। टार्डीनेस इज इक्वल टू CI माइनस DI। CI मीन्स कॉम्प्लीशन टाइम माइनस ड्यू डेट। तो इसमें हम टार्डीनेस अगर कैलकुलेट करना बोलेगा तो टार्डीनेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लीशन टाइम माइनस क्या हुआ, माइनस ड्यू डेट। 28 माइनस 22 6 हुआ। लेकिन इसमें टार्डीनेस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये जो CI होगा ये CI 18 है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि ड्यू डेट ज़्यादा हो रहा है। ड्यू डेट ज़्यादा हो रहा है क्यों, अगर DI ग्रेटर देन CI हो जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा था, DI ग्रेटर देन CI हो जाएगा, DI ग्रेटर देन से अर्लीनेस, तो टार्डीनेस का कोई सीन ही नहीं है, तो अर्लीनेस में चला जाए। तो टार्डीनेस एक में ही आ रहा है, तो टार्डीनेस ही हमको तो मिनिमाइज करना होगा। तो ये में इसमें भी टार्डीनेस नहीं आ रहा है, इसमें भी टार्डीनेस नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टार्डीनेस टोटल टार्डीनेस इज इक्वल टू 6 जो लास्ट में आ रहा है। नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स ओनली E इज द टार्डी जॉब। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम, टोटल फ्लो टाइम
बाई एम एस टी मेक्स पैन टाइम, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 63 निकला, एम एस टी निकला 2.5। ये नहीं देने का चांसेस है, फिर भी ऐसा कुछ आएगा, एक फ्लो जॉब्स रहेगा, पॉजिंग टाइम रहेगा, ड्यू डेट रहेगा, फिर यहाँ से हमको फ्लो टाइम निकालना पड़ेगा और टार्डीनेस निकालना पड़ेगा, और 30 में से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ये बता दिया सब कुछ। और रूल्स ऑफ एस पी टी एंड ई डी डी, इसको क्या है, एस पी टी रूल्स मिनिमाइज द फ्लो टाइम, ये तो पहले ही पढ़ चुके कि फ्लो टाइम को हमें जितना कि जितना मिनिमाइज करना पड़ेगा, फ्लो टाइम को हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ द वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करके, ठीक है। ईडीडी रूल, शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, अर्लीस्ट ड्यू डेट, इसमें क्या है, मिनिमाइज द मीन टार्डीनेस, मीन टार्डीनेस जो है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे एस टी आर रूल। एस टी आर रूल इज स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल और क्रिटिकल रूल। जो 4 रूल हमने देखा था ना, एक तो हुआ हम लोगों का, और क्या क्या रूल था, एक तो हम लोगों का एस पी टी रूल्स, एस पी टी रूल, ई डी डी रूल, एस टी आर रूल और क्रिटिकल रूल। ये 4 रूल्स हम 2 देख चुके हैं, बाकी 2 देख लेते हैं। स्लैक टाइम इज इक्वल टू ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। स्लैक टाइम क्या है, जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस जॉब सीक्वेंस इज फॉर्म्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्लैक टाइम। स्लैक टाइम मीन्स जो मेरा प्रोसेसिंग टाइम को हैम्पर नहीं करेगा, लेकिन जो टाइम मेरे को लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जो मेरे को इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगेगा, उसको ही हम स्लैक टाइम बोलते हैं। और स्लैक टाइम का फॉर्मूला है ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। ये स्लैक टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम पार्ट एंड सीपीएम में ज़्यादा, प्लस स्लैक, फ्लोट, सीपीएम में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये इसको टॉपिक को हम बाद में देखते हैं। और उसके बाद जो है क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल रेशियो इज द वर्क रिमेनिंग बाय द तो टाइम रिमेनिंग बाय द वर्क रिमेनिंग। इसको हम फॉर्मूला ड्यू डेट बाय प्रोसेसिंग टाइम से भी लिख सकते हैं। इफ द टूडेज डेट इज गिवन, मान लीजिए आज का डेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ड्यू डेट माइनस टूडेज डेट बाय प्रोसेसिंग टाइम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है एग्जाम में कि क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला कि टाइम रिमेनिंग बाय वर्क रिमेनिंग, जितना टाइम बचा है और जितना वर्क हमको बचा, इस दोनों का जो रेशियो होगा, इसको ही हम क्रिटिकल रेशियो बोलेंगे। और 3 चीज़ है क्रिटिकल रेशियो के लिए। क्रिटिकल रेशियो अगर इजिकल टू 1 है, जॉब इज एंड शेड्यूल, मतलब जितना टाइम बचा है और जितना वर्क रिमेनिंग है, दोनों का हमको रेशियो 1 आ गया, तब मेरा क्या है, जॉब इन शेड्यूल में, जॉब ठीक ठाक टाइम पे हो रहा है। अगर क्रिटिकल रेशियो लेस देन 1 हो गया, मतलब जॉब इज बिहाइंड द शेड्यूल, मतलब जॉब जितना टाइम में होना था उस टाइम पे नहीं हो रहा है, पीछे चला गया, मेरा बहुत लेट हो रहे हैं लोग, तब क्रिटिकल जॉब, तब को हम क्रिटिकल जॉब बोलते हैं। उसको क्रिटिकल रेशियो इज इक्वल टू 1 होता है, लेस देन 1, और इसको हम क्रिटिकल जॉब बोलते हैं। और क्रिटिकल रेशियो इज ग्रेटर देन 1 इज जॉब इज अहेड द शेड्यूल। अहेड मतलब जॉब जो टाइम दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया, उससे बहुत आगे है, पहले हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 मतलब टाइम रिमेनिंग बहुत ज़्यादा है, और इसमें क्या है, वर्क रिमेनिंग बहुत ज़्यादा है, और इसमें टाइम एंड वर्क रिमेनिंग सेम है। और इन जॉब्स इन 2 मशीन, ये वाला एक बार देख लेते हैं, ये आता नहीं है फिर भी देख लेते हैं। इन जॉब्स इन 2 मशीन, अगर इन जॉब्स है ऑन 2 मशीन, 1 मशीन पहले सेट में इन जॉब्स एक मशीन में गया, फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, उसके बाद सेकंड मशीन में गया, सेकंड ऑपरेशन हुआ, उसके बाद लीव हो गया। टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सीक्वेंस, जोहानसन रूल हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए ऑप्टिमम सीक्वेंस को करने के लिए तो आप जोहानसन रूल, इसमें क्वेश्चन आएगा, जोहानसन रूल और 2 मशीन के लिए अप्लाई होता है, और फॉर 2 मशीन ऑनली। और एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि अगर मशीन, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, मशीन 1 के लिए देख रहे हैं, तो एक ही प्रोसेसिंग टाइम था, लेकिन अब 2 मशीन के लिए देख रहे हैं तो 2 प्रोसेसिंग टाइम है। जॉब मान लीजिए जॉब A, B, C, D, E, F 5 जॉब है, पहले A1 के लिए इसका प्रोसेसिंग टाइम है, M2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन इसका सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको जोहानसन रूल यूज़ करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल से, छोटा वाला एग्जांपल से याद रखने की कोशिश करेंगे कि दोनों अगर मशीन होगा, उस पहले तो एक मशीन में उसमें SPT रूल, STR रूल, EDT रूल लगा रहे थे, लेकिन अगर जो 2 मशीन में प्रोसेस हुआ, तब हम क्या करेंगे, इसमें पहले मशीन 1 लेफ्ट टू राइट होगा और मशीन 2 लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, पहले मशीन 1 में C,
सी में देखेंगे कि सी में सबसे कम है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम रूल में ही लगाएंगे, ठीक है। पहले सी होगा, उसके बाद बी होगा, बी का टाइम ज़्यादा है, उसके बाद एफ होगा, उसके बाद एफ, उसके बाद यहाँ से देखेंगे क्या, मशीन 2 में ई मीन्स ई का सबसे कम है, ठीक है। दो जो सबसे कम है यहाँ पे सी, यहाँ पे ई, इसको पहले अरेंज कर लेंगे, बाद में बाकी जो 4 है इसको हम इसका सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मीन्स मेन इसको याद रखना होगा कि जोहानसन जो रूल है, इसमें दो मशीन के जब दो मशीन आ जाएगा, ऑपरेशन 2 आ जाएगा, तब हम यूज़ करेंगे। इसका इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट एंड देयर फेजेस। तो हम लोगों का जो सीक्वेंस एंड शेड्यूलिंग है वो वाला अभी कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत जो स्लैग वगैरह, फ्लोट वगैरह, वो बाद में हम देखेंगे पार्ट एंड सीपीएम के टाइम में। और प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ईच प्रोजेक्ट आइदर बिग और स्मॉल हैज सम रिक्वायरमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्मॉल हो, लार्ज हो, कुछ रिक्वायरमेंट होता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 डूइंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, हर एक जॉब को हम इफेक्टिवली करेंगे और एफिशिएंटली करेंगे। उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, हर एक रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। लेस वेस्टेज को मिनिमम टू मिनिमम करेंगे, तभी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा और रॉ मटेरियल का यूसेज भी मैक्सिमम होगा। टाइमली स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट को टाइमली स्टार्ट करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, टाइमली कॉम्प्लीशन ऑफ स्टार्ट, टाइम पे स्टार्ट कर दे लेकिन टाइम पे ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ख़त्म भी टाइम में करना पड़ेगा, तभी क्या, टाइमली कॉम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्वॉल्व स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट मिनिमम टू मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी तो कॉस्ट हम लोगों का मिनिमम होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट जितना कम होगा और प्रोडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा, वही एक प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल है। और प्रोजेक्ट क्या है, इट हैज़ 3 फेजेस। प्रोजेक्ट प्लानिंग होगा, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होगा, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग होगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बिफोर स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग इज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लान कब करेंगे और शेड्यूल कब करेंगे, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ पहले, बिफोर द स्टार्ट। और प्रोजेक्ट कंट्रोल, जब अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और 2-3 चीज़ हम देख लेते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, उसके बाद ही हम जो पार्ट सीपीएम जो मेन चैप्टर वो समझ पाएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो मेथड्स है, एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना होगा, तो इसमें बहुत सारे मेथड, एक बार चार्ट मेथड होता है, उसके बाद माइलस्टोन चार्ट होता है, लिंक्ड बार चार्ट होता है, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस आता है। लेकिन वो जो 3 ऊपर का 3 है, टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और ये वाला हमारा सिलेबस में भी नहीं है और ये वाला देखेंगे नहीं, लेकिन ये वाला हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करने के लिए है। और ये नेटवर्क एनालिसिस है, इसमें पार्ट एंड सीपीएम आता है, जो बाद में हम देखेंगे। पहले अब बेसिक क्लियर कर लेते हैं जो नेटवर्क एनालिसिस में है। इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट और नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट। तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेटवर्क एनालिसिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। और एक नेटवर्क जो एक्टिविटीज और इवेंट से बना हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट। एक्टिविटीज भी देखते हैं, इवेंट्स भी देखते हैं। क्या है एक्टिविटीज, पहले देखते हैं। एक्टिविटीज इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच कंज्यूम टाइम, एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ टाइम जो टाइम कंज्यूम करता है। मेन पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक्टिविटी टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन इवेंट टाइम कंज्यूम नहीं करेगी। इवेंट इज द पॉइंट इन टाइम वायर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग को हम इवेंट में डिनोट करते हैं, बाद में एग्जाम्पल के मदद से देख लेंगे। When all the activities and events are on a project are connected logically, sequentially, then they form a network, interrelationship। तो एक प्रोजेक्ट में अगर एक्टिविटीज और इवेंट इंटर रिलेशन कनेक्ट होगा सिक्वेंसली एंड लॉजिकली, तो उसको ही हम एक नेटवर्क बोलेंगे। नेटवर्क के 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है इवेंट और एक इवेंट और एक्टिविटी। एक्टिविटी इज द पार्ट विच कंज्यूम टाइम, जिसको जो टाइम कंज्यूम करता है। इवेंट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। अब देखेंगे इवेंट और
जो बोल रहे हैं कि इवेंट टाइम कंज्यूम करता है, और आप जो एक्टिविटी जो टाइम कंज्यूम करता है, इवेंट जो स्टार्टिंग और एंडिंग को डिनोट करते हैं, वो क्या है देख लेते हैं एक बार। एंड एक्टिविटी इज अ टास्क ऑफ विच कंज्यूम टाइम एज वेल एज रिसोर्स, जो टाइम भी कंज्यूम करेगा एज वेल एज जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किया प्राइमरीली उसको भी कंज्यूम करेगा। इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो। तो हम एक्टिविटी को कैसे डिनोट करेंगे, एक एरो की मदद से डिनोट करेंगे। इसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और इसमें रिसोर्सेज भी कंज्यूम होगा, ठीक है। और इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड द कॉम्प्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं टेल इवेंट, इसको बोलते हैं हेड इवेंट। जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको टेल इवेंट बोले, जिस तरफ एरो है उसको बोलते हैं हेड इवेंट, ठीक है। और एंड इवेंट, जहां पे एंड हो रहा है उसको एंड इवेंट, जहां से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट इवेंट। इसको आई से डिनोट करेंगे, इसको जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल है। और एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी तो टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, एक्टिविटी को हम एरो से डिनोट करते हैं। एक्टिविटी 2 टाइप का होता है, एक प्रीडिसेसर एक्टिविटी और एक सक्सेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर मीन्स एक्टिविटी मीन्स ये दो है, एक 1 2 3 3 नोड है या इवेंट है, उसके साथ 2 एक्टिविटी, एक ए एक्टिविटी एक बी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ए एक्टिविटी इज द प्रीडिसेसर ऑफ बी, मतलब प्रीवियस एक्टिविटी, बी का प्रीवियस एक्टिविटी कौन हुआ, ए हुआ, और नेक्स्ट एक्टिविटी ए का नेक्स्ट एक्टिविटी कौन है, बी है। तो एक है नेक्स्ट एक्टिविटी, एक है प्रीवियस एक्टिविटी। ए इज द प्रीडिसेसर ऑफ बी और बी डिपेंड्स ऑन द ए, और बी ऑलवेज डिपेंड ऑन पिछली वाला एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा ऑलवेज। और इसके बाद है मार्च एंड बर्स्ट इवेंट, और इसमें दिखा हुआ है कि जो इवेंट है हम लोगों का, इवेंट इज कंज्यूम नो टाइम, जो पहले बोल चुके हैं हम। इट इज द पॉइंट इन टाइम मतलब हम लोग देखे थे कि यहाँ से एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी आ रहा है, यहाँ से एक, इसको आई से डिनोट किया, यहाँ से जे से डिनोट किए, इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है इसलिए TIJ लिखेंगे हमको। यहाँ से यहाँ तक आने के जो टाइम कंज्यूम हुआ है इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम नोड बोलते हैं, और नोड को हम 0 सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि किससे क्या डिनोट करते हैं, किस में टाइम कंज्यूम होता है, किस में नहीं होता है, एक डिफरेंस वगैरह। फॉर द नंबरिंग ऑफ द इवेंट प्रेफर फल्करसन रूल। फल्करसन जो हम देखे थे ना पिछले स्लाइड में, जिसको पहले हम 1 दे रहे, इसको 2 दे रहे, बहुत सारा अगर एक्टिविटी नोट्स वगैरह आ रहे तब तो हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करने के लिए हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे, और इस जो रूल होता है वो रूल को हम बोलेंगे लेफ्ट से राइट मीन्स हेड इवेंट से टेल इवेंट तक हम नंबरिंग करेंगे। पहले हम टेल इवेंट को नंबरिंग करेंगे, फिर हेड इवेंट को नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, ठीक, लेफ्ट टू राइट हम नंबरिंग करेंगे, और ये फल्करसन रूल के अंडर आता है। और एक चीज़ देखेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस में 2 चीज़ होता है, एक बर्स्ट इवेंट और एक मार्च इवेंट, ठीक है। बर्स्ट इवेंट और मार्च इवेंट क्या है, बर्स्ट मीन्स ये रहा बर्स्ट मतलब कहीं से डाइवर्ज हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है, बर्स्ट एक इवेंट से, ये रहा हम लोग का इवेंट, एक इवेंट से एक्टिविटीज जब बर्स्ट हो रहा है या डाइवर्स हो रहा है, 2 एक्टिविटीज और 2 और मोर एक्टिविटीज अगर डाइवर्स हो रहा है उसको हम बर्स्ट इवेंट बोलते हैं। और दोनों अगर 2 एक्टिविटीज अगर एक इवेंट या नोट पे आके मिल रहा है, एक्टिविटीज आर कम एंड मार्च, इसको हम मार्च इवेंट बोलते हैं। दोनों अगर एक ही इवेंट के अंदर दोनों एक्टिविटीज आ भी रहा है, दोनों एक्टिविटीज जा भी रहा है, उसको बोलते हैं मार्च एंड बर्स्ट इवेंट, ठीक है। सिंपल सा है। उसके बाद लास्ट स्लाइड है आज का, जो हम नेटवर्क एनालिसिस कुछ रूल्स वगैरह बेसिक रूल्स देख लेंगे एक बार। बेसिक रूल्स में क्या है, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स, जिसमें है 8 रूल्स। 8 रूल्स में क्या है, पहले तो ईच एक्टिविटीज, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस जो है, नेटवर्क एनालिसिस क्या पढ़ा हमने, जो एक्टिविटी और नोट से मिलकर एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी और नोट से मिलकर बनेगा। एक्टिविटी जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, नोट जिसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, जो स्टार्ट एंड एंड को हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ओनली एरो।
एक एक्टिविटी एक ही एरो से हम डिनोट कर सकते हैं, एक एक्टिविटी के लिए एक ही एरो, वन एक्टिविटी के लिए वन, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट फ्लो लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहले बोला था कि लेफ्ट टू राइट होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, इस तरफ से ही होगा प्रोजेक्ट डायरेक्शन, नंबरिंग इस साइड से ही होगा। उसके बाद क्या देंगे, एरो मस्ट बी स्ट्रेट, देयर नो रिस्ट्रिक्शन इन द लेंथ ऑफ द एरो। एरो ऑलवेज मस्ट बी स्ट्रेट, कहीं पे ऐसा एरो, ऐसा एरो, ऐसा एरो, इतना सब कुछ नहीं होगा। एरो ऑलवेज मस्ट बी स्ट्रेट होगा, ठीक है। एरो ऑलवेज मस्ट बी स्ट्रेट और नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लेंथ। एरो जितना भी है लंबा हो सकता है, उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और 4 नंबर क्या है, एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर इन द नेटवर्क डायग्राम। एक नेटवर्क डायग्राम है, एक एग्जाम्पल के लिए नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला नेटवर्क डायग्राम नहीं मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यहाँ पे नंबरिंग भी हम कर देंगे 1 2, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटी है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता और एक ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये वाला हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो एक्टिविटी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। In the network diagram, there should be only one initial event and one end event. एक ही initial event होगा और एक ही end event होगा, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा होगा, इसका एक ही इनिशियल इवेंट है और इसका एक ही एंड इवेंट है। स्टार्ट इवेंट भी एक ही, एंड इवेंट भी एक। पहले कुछ बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट और एंड दोनों एक ही इवेंट होगा। अगर हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देते हैं मान लीजिए, लेकिन इसका स्टार्ट इवेंट तो एक है लेकिन एंड इवेंट 2 हो गया, तो ये एक नेटवर्क डायग्राम हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक बढ़िया रूल है कि रूल जिसमें एंड इवेंट और स्टार्ट इवेंट एक ही होगा। नो लूपिंग, नो साइक्लिंग। नो लूपिंग मीन्स यहाँ पे डायग्राम दिया है कि नेटवर्क डायग्राम में कोई लूप नहीं होगा। लूप मतलब एक लूप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है, फिर डी जा रहा है, फिर ए आ रहा है, यहाँ पे कोई लूप नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ एंड इवेंट स्टार्ट इवेंट कोई समझ नहीं आ रहा है, तो इसका कोई लूपिंग या नो साइक्लिंग कुछ हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम नेटवर्क डायग्राम में कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद नो डैंगलिंग। डैंगलिंग का चीज़ क्या है, इन अ नेटवर्क देयर आर ब्रोकन एक्टिविटी इज नोन एज डैंगलिंग और सक्सेसर। ये जो हमने किया है ना, इससे ही हम समझते हैं। अगर हम लोगों के पास मान लीजिए कहीं डैंगलिंग हो गया, डैंगलिंग मीन्स ये हो गया ना, मेरा एक नेटवर्क डायग्राम मैंने बना लिया जिसमें एक स्टार्ट इवेंट है और एंड इवेंट है, तो हुआ ना, तो एक नेटवर्क डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे डैंगलिंग हो गया। डैंगलिंग मीन्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट होना चाहिए, कोई डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों का जो इवेंट है वो हमेशा कहीं पे जाके ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, और कहीं जो एक्टिविटी हो वो कहीं इवेंट पे जाके ख़त्म होना चाहिए। और तो ये इसमें ये अगर होगा तभी ये एक नेटवर्क डायग्राम के तौर पे कंसिडर होगा। तो नो डैंगलिंग विल परमिटेड। उसके बाद 8 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, ईच एक्टिविटी मस्ट बी हैव ए टेल एंड अ हेड इवेंट बट नो टू और मोर एक्टिविटीज मे हैव द सेम टेल और हेड इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था पहले, जो हर एक नेटवर्क डायग्राम में एक स्टार्ट इवेंट और एक टेल इवेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कोई भी एक नेटवर्क डायग्राम में एक इवेंट का, एक एक्टिविटी का, दो कोई सेम हेड या टेल इवेंट नहीं हो सकता। मतलब अगर यहाँ से एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, एक इवेंट है और 2 नंबर भी एक इवेंट है, तब ये एक एक्टिविटी और ये एक्टिविटी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 एक्टिविटी का कोई सेम हेड या कोई टेल इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि नो एक्टिविटीज मे हैव द सेम टेल और हेड इवेंट। इसका कोई भी एक हो सकता है, एक का तो पहला का हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि पास्ट में इसका टेल इवेंट जो है, टेल सेम है, इसका हेड सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेल हेड दो ही सेम है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है।
हियर यूज ऑफ डामी एक्टिविटी हम यूज़ करेंगे। डामी एक्टिविटी जो लास्ट है हम देख लेते हैं। डामी एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम और रिसोर्सेज। डामी एक्टिविटी कोई टाइम और रिसोर्सेज यूज़ नहीं करता। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस बाय द इमेजिनरी लाइन्स। तो ये अगर हम लोग को जो डैंगलिंग यहाँ पे हो रहा था ना, यहाँ पे अगर ये नहीं करता तो एक डैंगलिंग हो जाता, लेकिन डैंगलिंग को हम मिनिमाइज रिड्यूस करने के लिए और कट करने के लिए हम यहाँ पे एक डामी डॉटेड लाइन से एक डामी एक्टिविटी को हम कंसिडर करेंगे। डामी एक्टिविटीज़ के कोई टाइम और रिसोर्सेज यूज़ नहीं होता। कहीं पर हमने देखा था कि डामी एक्टिविटीज़ में टाइम और रिसोर्सेज लगता है, लेकिन डामी एक्टिविटीज़ में नहीं लगता। और दिस इज द आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस बाय द इमेजिनरी लाइन और मिनिमम यूज़ ऑफ डामी एक्टिविटीज़ हमको करना पड़ेगा। ठीक, ये आज का लेक्चर है। और इसके बाद हम ये वाला थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। ठीक है, अगर डाउट वगैरह है डैंगलिंग और डामी एक्टिविटीज़ फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। उसके बाद हम पार्ट एंड सीपीएम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये 8 रूल्स एक बार फिर से हम डिस्क्रिप्टिव वे में देख लेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करेंगे और कोई भी सजेशंस और कुछ भी डाउट वगैरह हो, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और कुछ अपडेट वगैरह एग्ज़ाम के रिलेटेड और अदर रिलेटेड अपडेट और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह सब टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है।